नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी शुरू करते हैं। पार्ट 5 है ये। तो ये अजात शत्रु के लड़के की कहानी है, जो अजात शत्रु के बाद जिसने सत्ता संभाली, ये उसकी कहानी है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या होता है, बहुत सारी किताबों में बहुत सारे टीचर्स भी, यहाँ तक कि उदयन और उदयन को अलग अलग नहीं समझते हैं, एक ही समझते हैं। उनकी कहानी आपस में मर्ज करके पढ़ा देते हैं। तो हम स्टार्ट करने से पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं कि एक उदयन है, एक उदयन है, वो दोनों समकालीन ही हैं, दोनों अलग अलग हैं। इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। कई जगह मैंने देखा है लोग उदयन की कहानी में उदयन को मर्ज करके बढ़िया सी कहानी बना देते हैं। तो उस चीज़ से पहले आप क्लियर हो जाइए कि उदयन ने सत्ता संभाली अजात शत्रु के बाद। मगध एक सम्राट था, मगध साम्राज्य था उसका। अजात शत्रु जो है एक क्रूर शासक था, शक्तिशाली शासक भी था। उसके बाद उदयन जो है कैसे आया, क्या किया, वो सब समझते हैं। और फिर उदयन के बारे में उदयन को भी समझेंगे आप बात उसके बाद में। तो देखिए, पहली कहानी क्या है उदयन की। मगध के राजगृह महल में एक शाम लंबी हुई। अब देखिए, अजात शत्रु अब इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि अब उसके बारे में भी कई देखिए कहानियां हैं। अजात शत्रु के बारे में कई जगह लिखा है कि उसको उदयन ने मार दिया। जैसे उसने बिंबिसार को मारा, वैसे ही उदयन ने अजात शत्रु को मार दिया। लेकिन कई जगह ये लिखा है कि वो अपनी बीमारी से मरा, मतलब नेचुरल डेथ मरा। तो बहुत पुरानी बात है और सब में अलग अलग लिखा है। देखिए, जैन और बौद्ध धर्म सब लोग अपना अलग अलग लिखते थे कि बहुत कम जगह चीज़ें मैच करती थी, सब में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है। कभी कभी क्या होता है कि इतिहासकार जो समय लिख रहा होता है, वो अपने धर्म को सुपीरियर बताने के लिए वो दिखा देता है कि ये बहुत क्रूर था। बाद में इस धर्म में अब जब आ गया वो, तो वो बहुत वो हो गया, बहुत पोलाइट हो गया। मतलब जैसे आगे आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में लिखा है कि 99 भाइयों को मार के वो राजा बना, तो उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया, उसके बाद वो अहिंसक हो गया। तो कभी कभी बातें बढ़ा चढ़ा के भी कही जाती हैं। फिलहाल मगध का सिंहासन खाली है। अजात शत्रु अब ज़्यादा कुछ किताबें लिखती हैं कि उदयन ने मार दिया, कुछ किताबें जो एकेडमिक में हैं वो ये भी लिखती हैं कि खुद मौत मरा। बहरहाल सिंहासन खाली है। अब वो कहाँ पे था उदयन, उसके बारे में समझते हैं कि उस समय राजकुमार का बुलावा आता है। उदयन जो है एक गवर्नर था एक जगह पर, तो उसको बुलावा आता है मगध से कि भाई चलो, अब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, सिंहासन खाली है, चल के अपना सत्ता संभालो। उदयन भी एक अच्छा शासक था। लेकिन अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा मेजर चेंज करता है उदयन, ये करता है कि जो पहाड़ियों के बीच में राजधानी थी, समझिएगा 5 पहाड़ियों से राजगृह में उसने अपनी राजधानी बनाई थी अजातशत्रु ने और मगध के शासकों ने। तो 5 पहाड़ियों से निकल के वो दूसरी जगह बनाना चाहता है। क्यों बनाना चाहता है वो भी समझेंगे। तो वो बनाना चाहता है गंगा और सोन नदी के जंक्शन पे, जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती, वहाँ पर ये अपनी राजधानी को शिफ्ट करना चाहता है। जो आप नाम बहुत फेमस सुने होंगे, पाटलिपुत्र, वो उदयन ने ही बसाया था। राजगृह से जब शिफ्ट किया पाटलिपुत्र की तरफ, तो गंगा और सोन नदी के संगम पे उसको बनाया था, क्योंकि वो मगध को और आगे बढ़ाना चाहता था वहाँ पे, क्योंकि व्यापार नदियों के थ्रू होता था इसलिए। और वहाँ पर उसका एक पुराना किला भी था, अवंती के खतरे से बचने के लिए वहाँ पे एक किला भी था। तो उसने वहीं पर उसको डेवलप किया, अपनी राजधानी शिफ्ट करी। सबसे बड़ा मेजर जो काम हुआ कि राजगृह से जो है राजधानी पाटलिपुत्र शिफ्ट हुई, उदयन ने करी। इस बात को याद रखिएगा। और इस तरह जन्म होता है पाटलिपुत्र का। देखिए, उदयन क्या करना चाहता था, उसके मन में एक विजन थी। वो मगध को और एक्सपैंड करना चाहता था, बहुत सारे जो है निर्माण कराना चाहता था और बहुत सारी खेती को कब्जे में लेना चाहता था, व्यापार को कब्जा लेना चाहता था। कहने का मतलब मगध ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, उसको और बड़ा बनाना चाहता था। और वैसा वो करने में कामयाब भी रहा काफ़ी हद तक। और मेन चीज़ उसका जो फोकस था वो व्यापार की तरफ था। इसीलिए उसने नदियों के जंक्शन पे पाटलिपुत्र बनाया, ताकि उसकी आर्थिक शक्ति बढ़ सके। और वहाँ पर जब व्यापार होगा तो पैसे आएंगे, पैसे होंगे तो चीज़ें बनेंगी। तो उसने समझिए पूरा फोकस ट्रेड पे था। उसको समझ लीजिए डोनाल्ड ट्रम्प समझ लीजिए उसको। लेकिन अब उदयन के साथ भी क्या होता है, उदयन के साथ जो है उसका जो एक पालक था, उसका जो एक व्यक्ति था, उसने षड्यंत्र रच के और साधु के बेस में, बिच्छू के बेस में उसकी हत्या कर दी। तो बहुत मतलब उसके
अब जो हत्या जो करेगा इसके बाद तो यहाँ से वंश चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई पावरफुल शासक उसका नहीं है कि जो मगध को संभाल सके। और मगध इतना बड़ा साम्राज्य है कि उसको संभाला भी नहीं जा सकता इतनी इजीली। तो जो आएगा अब आगे शिशुनाग वंश आएगा, उसके बाद नंद वंश आएगा, अपना चंद्रगुप्त आएंगे, तो इन्हीं के उस पे आएंगे बेस पे। तो अजातशत्रु की पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया था, आज उदयन के बारे में बताया है। तो उदयन ने किस तरीके से पाटलिपुत्र में शिफ्ट करी, इसके पीछे का कारण क्या था वो भी बताया। किस तरीके से भेष बदल कर कुछ हत्यारे आए, उसकी हत्या कर दी, और आगे कौन से वंश की स्थापना करी आगे वाले में समझेंगे। तो ये उदयन का पूरा एक सीन था। लेकिन अब उदयन के बारे में भी समझेंगे। अब देखिए इसमें एक और है कि पाटलिपुत्र आगे चल के नंद और चंद्रगुप्त अशोक की राजधानी बनी, जो मैंने आपको पहले बता दी थी। अब दूसरी कहानी पर डिस्कस करते हैं उदयन की। ये अब कई किताबें आपस में मर्ज कर देती हैं कहानी कि उदयन एक बहुत प्रेमी था, वैवाहिक, उसने बहुत सारे विवाह किए, वो भी उसी तरीके से था। ऐसा कुछ नहीं है, उदयन अलग था। तो ये उदयन था, ये एक वीणा वादक था, वो उसी समय का था। तो ये वत्स राज्य का राजा था उदयन। इसको आप लोग सर्च भी कीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। मेरा जितना हो सकता था मैंने इसमें कन्फ्यूजन आपका दूर कर दिया। तो ये बहुत बड़ा वीणा वादक था। वीणा वादक ऐसा कि जब वीणा बजाता था तो कहते हैं कि सारे जंगल के हाथी आके उसको घेर लेते थे, इतना बड़ा वीणा वादक था और वत्स राज्य का राजा था। लेकिन उसकी जो ये खासियत है यही आगे चल के उसको एक समस्या का कारण बनेगी। समस्या का क्या कारण बनेगी वो देखेंगे कि किस तरह के हाथी के भेष में कोई आता है और उसको अपहरण करके ले जाता है। अब देखिए चंड प्रदोत राजा का नाम सुना ही है। तो उसने क्या किया, एक नकली हाथी बनाया लकड़ी का, और जब वो वीणा बजाता था तो सारे हाथी आके घेर लेते थे। तो उसी तरह वो एक नकली हाथी लेके घुसा और उसके अंदर जो है सिपाही छुपे थे। जब सिपाही छुपे थे तो जैसे ही वो उसके पास गया तो उसको उसने किडनैप कर लिया। किडनैप करके उसको पकड़ ले गए। अब कहानी यहाँ पे ट्विस्ट लेती है। देखिए एक रोमांटिक किरदार है इसका उदयन का, जो आपस में मर्ज कर दिया जाता है। तो जब उसको उज्जैन की जेल में उदयन को बंद कर दिया गया तो चंड प्रदोत की एक बेटी थी। जब उसको पता चला कि कैद चंड प्रदोत को कि वीणा बहुत अच्छा बजाता है, तो उसने कहा ऐसा है। उसकी लड़की भी शायद उसको लाइक करने लगी थी, तो उसने कहा ये वीणा बहुत अच्छा बजाता है और मुझे इससे वीणा सीखनी है। तो चंड प्रदोत ने सोचा कि ऐसा है, ये भी जवान है, ये भी जवान है। तो उसने क्या किया, एक पर्दा डाल दिया बीच में। जो पर्दा डाल दिया कि इधर से तुम सिखाओगे, उधर से वो सीखेंगे, एक दूसरे को कोई देखेगा नहीं। तो कहानी क्या कहती है, कहानी भाई एकेडमिक में ये कहती है कि जैसे नायक और नायिका के बीच में जो टकरार होती है, जो नटखटपन होता है, वो इसमें दिखाया गया है। तो उसमें कहते हैं कि चंड प्रदोत ने बताया कि ये जो गुरु है इसको देखना मत, ये कोढ़ी है। और चंड उसको उदयन को बताया कि जो आपकी स्टूडेंट है वो कुबड़ी है। इसलिए बताया गया कि एक दूसरे को फ्रेम ना कर सके दिमाग में, कि तो जब लगेगा कि यार कुबड़ी है तो उसको देखने की इच्छा भी नहीं करेगी, और उसको कोढ़ी बता दिया गया। तो इस तरीके से एक बार बात हो रही थी, उसको सिखा रहा था तो उसको इरिटेशन हुआ होगा। इरिटेशन जब हुआ तो भाई जब इरिटेशन हुआ तो वो कहता है भाई कुबड़ी ध्यान से सुनो। तो वो कहता है, ये एक डायलॉग लिखा गया है कि कोढ़ी पहले तुम सही से बजाना तो सिखाओ। तो उदयन ने कहा कि कुबड़ी ध्यान से सुनो, और उसने कहा कोढ़ी पहले तुम बजाना तो सिखाओ, तो ढंग से बजाना सिखाओ। तो इसी बात को लेकर जब नोक झोंक हुई तो वो पर्दा गिर गया। जब पर्दा गिर गया तो एक दूसरे को उन्होंने देखा और प्रेम हो गया। जैसे पिक्चर की स्टाइल, इस पे बहुत सारी स्टोरी भी बन चुकी है। ये कहानी जो है प्रेम कहानी वासवदत्ता में लिखी है। पहले आप समझ लीजिए इस चीज़ को, एक फेमस मतलब लिटरेचर है वासवदत्ता, उसमें लिखी है। तो किस तरीके से प्रेम हुआ, कैसे क्या हुआ, ये चीज़ उसको समझिए। तो फिर क्या होता है, अब जब प्रेम हो गया तो अब तो फिर पिक्चर की कहानी जो शुरू हो गई। जब प्रेम हो गया तो भैया उसने मदद करी। तो वासवदत्ता ने क्या करी, मदद करी उसको भागने के लिए। तो वो भागा वहाँ से हाथी पे बैठ के उसको एस्केप करने में मदद करी, अपने बाप के खिलाफ हो गई एक तरीके से। और उज्जैन से काशी कौशाम्बी की तरफ, कौशाम्बी मतलब आज का इलाहाबाद, वहाँ पे भागने की कोशिश करी और भाग भी गए दोनों लोग। भाग के कौशाम्बी में आ गए। जब आ गए तो वहाँ पे अच्छा खासा स्वागत हुआ कि भाई राजा आया था। अब समस्या ये हुआ कि इसको गंधर्व विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम विवाह। और प्रेम में काफ़ी डूबा था, उसके काफ़ी प्रेम में डूबा था भाई। शादी हो गई, शादी होने के बाद एक दूसरे को भाई सपोर्ट करने लगे, तो धीरे धीरे दुश्मनी भी कम हो गई। उनके पिता की दुश्मनी भी कम हो गई। उसके पिता ने जो है
फार्मूला अपनाया कि चलो छोड़ो, अब तो लड़की भागी गई, शादी भी हो गई है। तो ये कहानी हुई, धीरे धीरे उस पर धूल पड़ गई। तो वासवदत्ता लेकिन अब देखिए उसके ऊपर भी बहुत सारे अटैक थे, शासन चलाना था, अब राजा वापस आया था। तो वापस आया था तो अब शादी करके आया था, लेकिन अब शासन चलाने के लिए उस समय का समीकरण बैठाने पड़ते थे। खुशी तो थी, प्रेम भी था, बहुत सारा प्रेम था। तो जो प्रेम था भाई वो कब तक चलेगा, अब आगे शासन भी तो चलाना है। तो लोगों ने समझाया भाई कि आपको एक और शादी करनी पड़ेगी अगर आपको अन्य राज्यों के आक्रमण से बचना है। तो अब अन्य आक्रमणों से जो आपको बचना है तो भाई किसी शादी करनी हो। तो किसी ने सलाह दी, एक योगंध नारायण एक व्यक्ति था वहाँ पे मंत्री, तो उसने बताया कि भाई मगध से गठबंधन आपका जरूरी है। मगध से गठबंधन जरूरी है का मतलब है कि मगध एक शक्तिशाली स्टेट है, वहाँ की राजकुमारी से आप शादी कर लीजिए। उस राजकुमारी का नाम था पद्मावती। तो उसकी जो वाइफ थी इसको भगा के ले गया था वासवदत्ता। तो पति की सुरक्षा और उसकी खुशी के लिए उसने खुद ही ऑफर किया कि भाई आप शादी कर लो, क्योंकि राज्य को चलाने के लिए ये सब आवश्यक है। और उसने क्या किया, एक नाटक रचा कि एक आग लग गई, उसमें वो घायल होकर मर गए, लेकिन एक्चुअल में वो मरी नहीं थी। शादी भी, अब उसकी दूसरी शादी भी हो गई, लेकिन वो उसके ख्यालों में डूबा रहता था। तो लेकिन ये बताया जाता है कहानियों में कि वासवदत्ता जो थी वो दासी बन के उसके साथ आ गई थी, मतलब जो रानी आई थी उसकी दासी बन के आ गई थी उसके साथ। वो कोई जान नहीं पाया, लेकिन बाद में ये चीज़ का खुलासा होता है। तो अब एक दिन जो है उदयन इसी तरह आराम कर रहा था, तो वासवदत्ता बगल से जब गुजरी तो उसको एहसास हुआ कि ये तो वही है। तो इसी से स्वप्न वासवदत्ता का नाटक मशहूर हिस्सा यही दृश्य का बना। तो कुल मिला के वासवदत्ता का ही लिटरेचर हुआ। बाद में बताया जाता है कि पद्मावती जो थी उसको पता चल गया, उसने इन चीज़ों को सम्मान दिया, इन दिनों के प्रेम को भी सम्मान दिया, और दोनों बाद में खुशी खुशी रहने लगे। एक हैप्पी एंडिंग लिखी गई। तो इस तरीके से इनकी प्रेम कहानी थी। इससे बहुत सारे एक अच्छी बॉलीवुड फिल्म बन सकती है। इसमें बहुत सारे छोटी छोटी कहानियाँ इसमें बनी भी हैं। तो कुल मिला के 2 विरासत थी, इसको आप मर्ज मत कीजिएगा। मगध और वत्स दोनों अलग अलग थे, एक उदयन था एक उदयन था। और अगला जो इसके बारे में हम पार्ट 6 में आगे चर्चा करेंगे कि उसमें नए वंश के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शिशुनाग वंश है, किसने उदयन को मारा था, उसका साम्राज्य कैसे बना, उस पर डिस्कस करेंगे।